गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 और हम पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या हमने पढ़ी थी। बताओ बताओ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी दो टाइप्स पढ़ी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। और जौहरी विंडो के बारे में भी पढ़ा था हमने। साथ में हमने और क्या पढ़ी थी, कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी अपार्ट फ्रॉम द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर 4 तो कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। और मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 8 में क्या है। चैप्टर नंबर 8 में है हमारी टर्म्स। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटमेंट दी हुई होगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एक्यूरेट वर्ड, एक वर्ड जो हम उस लाइन को रिप्लेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज में ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ टर्म्स को पढ़ें और सिमिलरली रोज थोड़ी थोड़ी अगर हम टर्म्स कवर अप करेंगे तो इट विल नॉट क्रिएट एज अ बर्डन इन द एंड ऑफ द व्हेन वी विल बी कंप्लीटिंग आवर कोर्स। तो बर्डन नहीं होगा ये चैप्टर हम पे। तो चलो आज एक पेज ऑफ टर्म्स करते हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? The one who is in charge of a business, who manages all the operations in the business, that is called management. मैनेजमेंट में क्या वर्ड आ रहा है, मैनेज। तो जो मैनेज करता है बिजनेस को दैट इज मैनेजमेंट। देखो पढ़ो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट दोज इन चार्ज ऑफ रनिंग अ बिजनेस। और बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हमने पढ़ा था, इट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव ऑफ, मोटिव क्या होता है, विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स। तो कितनी कौन कौन से एस्पेक्ट से डील करता है बिजनेस? तीन। एक तो होता है फाइनेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स। फाइनेंस से रिलेट करता है हमारा बिजनेस। कमर्शियल एक्टिविटी मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कमर्शियल मोटिव आ जाता है। इंडस्ट्रियल तो एस्पेक्ट इसमें होती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो देम एज वेल। फिर आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है, आप मार्केट में जाते हो, कुछ कुछ लोग आपको फ्री में सेल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, सेल भी नहीं, अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं मार्केटिंग? जब व्हेन यू distribute product, you sell your products and then what, you promote your product। तो यही होती है मार्केटिंग। the commercial processing the process the commercial processes involving promoting, selling and distributing of a product or a service, that is called marketing। मार्केटिंग में क्या तीन चीजें आती हैं, मार्केटिंग में तीन चीजें आती हैं। when you promote, प्रमोशन करना आता है मार्केटिंग में, सेल करना आता है मार्केटिंग में और डिस्ट्रीब्यूट भी करना आता है मार्केटिंग में। किसका? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। फिर आता है हमारा प्रॉफिट। क्या होता है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, द अमाउंट लेफ्ट ओवर आफ्टर एक्सपेंसेस टेकन आउट। तो प्रॉफिट क्या होता है, ये हमारी कुछ इनकम हुई, इनकम में से हमने माइनस कर दिया हमारे एक्सपेंसेस, तो जो अमाउंट बच जाता है दैट इज प्रॉफिट। क्या बोले ये, द अमाउंट लेफ्ट ओवर आफ्टर एक्सपेंसेस आर टेकन आउट। ठीक। फिर आता है टेली कम्यूटिंग। टेली कम्यूटिंग क्या होती है, टेली मीन्स होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस से कम्यूटिंग करना। अभी कुछ कुछ होता है ना, हम कुछ कुछ वर्ड्स में क्या करते हैं, रूट वर्ड्स याद रखते हैं। तो टेली किसका रूट है, अगर किसी भी वर्ड के आगे टेली लगा दो तो टेली का इटसेल्फ मीनिंग होता है डिस्टेंस कर देना। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेली कम्यूटिंग? जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे कि वी एक्सचेंज डाटा एंड वी ट्राई टू कम्युनिकेट एंड डू आवर वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज टेली कम्यूटिंग। पढ़ो, टेलीकम्यूटिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग एट होम यूजुअली ऑन कंप्यूटर। तो वर्क फ्रॉम होम जितना कर रहे हैं हम लोग, दैट इज व्हाट, टेलीकम्यूटिंग। फिर आता है डाउन साइजिंग, और ये किस दो वर्ड से बना है, डाउन से और साइजिंग से।
डाउनसाइजिंग मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ व्हाट, हम किसकी टर्म्स पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, कि कौन कौन से वर्ड्स बिजनेस में यूज होते हैं। तो डाउन साइजिंग का मतलब होता है इन बिजनेस एरिना कि यू आर रिड्यूसिंग योर एम्प्लॉयज बिकॉज यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स टू sustain them, or to increase the efficiency of your business, you are reducing the number of employees. Downsizing, a planned reduction in the number of employees needed in the firm in order to reduce cost and make business more efficient. Downsizing means reducing the number of employees in an organization. Outsourcing. Outsourcing तो word हमें पता ही होगा इसका मतलब क्या होता है। अब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने सारे फंक्शंस खुद नहीं टेक अप करती। जैसे कि सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी ए, अब इसका क्या होता है, ये प्रोडक्ट सेल करती है, एडवर्टाइजिंग करती है, साथ में रॉ मटेरियल वगैरह इतनी सारी काम होते हैं उससे। तो इसने क्या किया, जो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल है, जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स आती हैं, क्वेरीज आती हैं, उसके लिए एक कंपनी XYZ है, वो इसने क्या कर ली, हायर कर ली, और उसको अपना ये ग्रीवियंस रिड्रेसल वाला आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स कर दिया मींस कि जितनी भी हमारी कंप्लेंट रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो कंपनी XYZ हैंडल करेगी। पढ़ो एक बार आउटसोर्सिंग क्या होता है। Contracting out selected functions or activities of an organization to another organization that can do the work more cost efficiently. और आउटसोर्स हम कब कर देते हैं, जब हमारी उस काम को करने में कॉस्ट ज्यादा आ रही होती है, और जो एक प्रोफिशिएंट कंपनी है जिसका काम ही रोज यही है कि वो कस्टमर केयर पे बात करे, तो वो क्या करेगी, वो और कॉस्ट एफिशिएंटली हमारा काम करेगी, हैंडल करेगी। तो हम क्या कर देते हैं, कुछ फंक्शंस और एक्टिविटीज को बाहर ऐसे लोगों को या बाहर ऐसी कंपनीज को आउटसोर्स कर देते हैं जो ऑलरेडी उस काम को करने में प्रोफिशिएंट होते हैं। क्लियर। फिर आता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, business and government activity that is purposely designed to stimulate invention and innovation. Now why do we do research and development? We do R&D so that नई inventions हो सके, नई innovations आ सके, ideas आ सके, और हमें पता चलता रहे कि हमारी market में क्या क्या चल रहा है। तो I think ये भी हमें term clear है। फिर आती है headquarters, usually plural में use होता है ये, like plural में मतलब S लग जाता है, headquarters, the office that serve as the administrative center of an enterprise. Administrative center means जहां से main activities का control रखा जाता है, जहां से main control रखा जाता है business का, that is called headquarter. Market क्या होती है, the world of commercial activity where goods and services are bought and sold. So definitely it is that place where goods and services are bought and sold. फिर आती है हमारी कुछ लीगल टर्म्स। क्या टर्म्स हैं, फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस, assent given by a party to a bill of exchange by signing across the face of it. हम एक्सेप्टेंस कब देते हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, हम इसके अक्रॉस साइन कर देते हैं। इसका मतलब हमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। डॉक्यूमेंट्स में हम अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं, बाय साइनिंग इन द डॉक्यूमेंट, बाय साइनिंग अक्रॉस देम। और हम दूसरे तरीके, ये तो हो गई फिजिकल डॉक्यूमेंट की बात। अब दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या डिजिटल वर्ल्ड में हाउ डू वी गिव आवर एक्सेप्टेंस, बाय क्लिकिंग एट द एक्सेप्टेंस बटन। जैसे कि अगर आप कभी व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, किया ही होगा, तो उसमें नीचे एक बॉक्स आ रहा होता है, डू यू एग्री, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। दैट आई एग्री मीन्स दैट यू आर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। एक्सेप्टेंस इज डन ऑनलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द एक्सेप्ट बटन, ये तो हमें क्लियर है। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, द सिग्नेचर ऑफ अ क्लर्क और अटॉर्नी सर्टिफाइंग दैट अ पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हैज signed by his or her free act and for the purpose of signing and for the purposes set forth therein. Acknowledgement मतलब होता है कि फ्री विल से फ्री एक्ट हो तभी हम एक्नॉलेजमेंट मानते हैं।
अगर किसी ने गोली रख के आपको बोला कि यू जस्ट एक्नॉलेज दिस डॉक्यूमेंट, तो दैट इज नॉट फ्री विल। तो मतलब जब आपका व्हेन यू साइन अ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय हिज और हर फ्री एक्ट एंड फॉर द पर्पस सेट फोर्थ देयरइन, और जो भी पर्पस है उसके भी अकॉर्डिंग में वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करके या वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करके एक्नॉलेज करना चाहिए। तो आज हमने ये फ्यू टर्म्स पढ़ी हैं, तो मेक श्योर हम क्लास में कुछ कुछ रोज टर्म्स करते रहेंगे, तो यू जस्ट गो थ्रू इट एट द एंड ऑफ द क्लास, क्योंकि ऐसे फिर बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगी एंड में हमारे को लर्न करने के लिए। ठीक, अब हम आते हैं अपने वही चैप्टर नंबर 4 पे। तो हमने पढ़ लिया था फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन भी क्या होते हैं, राइट? अब फटाफट से मैं बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम करेंगे मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस टॉपिक का मतलब कि हम पहले तो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स एंड मोड पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या मीन्स होते हैं कम्युनिकेट करने के, जैसे कि वर्बल, ओरल, रिटन, ऑडियो विजुअल, विजुअल क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सा चॉइस हमें चूज कैसे करना चाहिए इन सब मोड्स में से, कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और टाइम लगा तो हम मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और लास्ट में आज हम थोड़े से एमसीक्यू भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया था कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे कैसे मीन्स तरीका क्या हो सकता है कम्युनिकेट करने का। दो ब्रॉड तरीके हैं, एक होता है मेरा वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के आगे 4 पार्ट्स आते हैं, रिटन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। ठीक, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले मैं बताती हूँ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। कि कोई भी तरीके का ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज हो रहा है, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, वेदर इन रिटन फॉर्म, वेदर इन ओरल फॉर्म, वेदर इन द विजुअल और ऑडियो विजुअल फॉर्म। जब भी हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं टू एक्सप्लेन समथिंग, exchange of words happen, that is verbal communication. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे, वर्ड्स का यूज चाहे रिटन फॉर्म में हो, ओरल फॉर्म में हो, हम वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे, बट व्हाट वी आर यूजिंग जेस्चर्स। कैसे जेस्चर्स, आई कांटेक्ट करना, हैंड मूवमेंट्स करना, वॉइस मॉड्यूलेशंस करना, ओके करना, लाइक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज का यूज करना। ठीक, अब डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जैसे नॉन वर्बल का एग्जांपल दे रही हूँ, तो दिस मीन्स ऑल द बेस्ट भी हो सकता है, दिस मीन्स बेस्ट विशेस भी हो सकता है, इसका मतलब ओके भी होता है। किसी अदर कल्चर में जाएंगे तो इट मीन्स वन, जैसे कि हम लोग इंडिया में कैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद 1 2 3 4 5, दिस इज आवर 5, बट इन सम कल्चर्स दे स्टार्ट विद 1 2 3 4 5, तो दिस इज 1। अगर आप कहीं बाहर जाते हो देन यू लाइक डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सिंबल्स का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। So let us start the means and modes of communication. As is evident from the figure above, the above classified into verbal communication entails use of words to convey the message either in the speech or in written form. तो verbal communication होता है जिसमें use of words होता है, that is verbal communication। और words का use कैसे हो सकता है, हम oral form में भी कर सकते हैं या हम written form में भी कर सकते हैं। Non-verbal communication where messages are communicated through body language, that is facial expression and gestures. There are variety of modes through which one can communicate, most of which may be familiar.
familiar with, or may also have been used or been what is it written? There are a variety of modes through which one can communicate, most of which you may be familiar with. Most of the तो आपको पता ही होंगे, and may have also used or been the recipient of at some point of time. या तो आपने वो receive किए होंगे, या you must have come across such words. फिर आता है verbal communication. It is written, it is a written or a spoken message. अब आ सकता है MCQ में, dash is written on a spoken message that uses words to exchange ideas or information. When you use words to exchange your ideas or information, that is verbal communication. Words are selected in phrases, sentences, paragraphs, depending upon the result the verbal communication is trying to achieve. ये हमने पढ़ लिया कि वर्बल कम्युनिकेशन में भी कितने तरीके होते हैं, रिटन, ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल. फिर आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन. In the written form, it may acquire drafting of letters. Drafting of letters. Written communication. In the written form, it may require drafting of letters, circulars, proposals, memos, and business report of varying kinds, and includes. These are the few examples. तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, dash requires drafting of letters, like which type of communication requires drafting of letters, circulars, proposals, etc. तो to be precise हम लिखेंगे always written communication. Written communication requires drafting. Drafting means you require a particular set of skills so that you give correct information and complete information in one go. That is, in a layman language, that is called drafting. अब आता है few examples of written communication. First होता है memo, memorandum, report, office order, circular, graphs and charts, staff newsletter, email, forum, questionnaire, letters. Now, all these examples you have to learn. क्योंकि MCQ में question आ सकता है, which of the following is not a type of written communication? तो लर्न नहीं, आप एक दो बार अगर इस लिस्ट को गो थ्रू करोगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि कौन कौन से होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं. ठीक, फिर ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं, प्रेस रिलीज, इन्विटेशन, लीव एंड मैनुअल्स. नाउ देयर आर फ्यू एडवांटेजेस. आपको क्या क्या लगता है, देखना नहीं है स्क्रीन पे, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो. सबसे पहला एडवांटेज, यू कैन retrieve information. Retrieve information means it can act as a legal evidence कि you can retrieve that information. written form में है ना. फिर आता है कि इसमें क्या होती है, इसमें एक आपको क्या मिल जाता है, प्लान करने का टाइम मिल जाता है. सफिशिएंट प्लानिंग मिल जाती है इसमें. और क्या क्या होते हैं, यू कैन रिवाइज योर कंटेंट. जो भी आपने लिखा है यू कैन गो थ्रू इट. ओरल में तो क्या होगा, एक बार बोल दिया सो बोल दिया, द वर्ड्स एक्ट लाइक एरोज. फिर आता है हमारा, यू कैन टेस्ट योर लैंग्वेज. आप टेस्ट कर सकते हो, टेस्टफुल स्टेशनरी का यूज कर सकते हो. स्टेशनरी इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, मतलब एक्चुअली आपके सेंटेंस का क्या मतलब बन रहा है, यू कैन टेस्ट इट एंड देन यू कैन judge whether it is polite or not. But अगर आपने orally कुछ भी बोल दिया तो फिर आपका ये नहीं हो सकता that you can taste your words, right? तो अब जाते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या होता है. एडवांटेजेस, sufficient time for planning a document मिल जाता है आपको. Revise the content for more clarity and interest of the recipient. आप रिवाइज कर लेते हो कंटेंट, जो भी आपने रिटन कम्युनिकेशन में या लेटर्स में लिखा होता है, यू कैन रिवाइज इट. सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आपको प्लानिंग का कि अच्छा ठीक है मुझे इसका रिप्लाई देना है, तो अभी तो ओरली अगर मुझसे फोन पे कोई बात कर रहा होगा मुझे जल्दी से रिप्लाई देना होगा, बट अगर मुझे रिटन कम्युनिकेशन या ईमेल के थ्रू रिप्लाई देना है तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं सोच सकती हूँ, प्लान कर सकती हूँ कि मुझे कैसे ड्राफ्ट करना है. फिर आता है डिस्प्ले, व्हाट वी हैव रिटन एंड आल्सो हेल्प इन चूजिंग टेस्टफुल designed stationery.
you can taste your words, whatever you have drafted you can actually taste it and then you can design it in a particular manner कि पहले मैं बताऊं कि अच्छा ठीक है मेरी ओपिनियन मांग रहे हैं इसके किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो या तो ये होगा ओरली मैं बता दूं टेलीफोन पे अगर मैं ओरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ कि ये मेरी ओपिनियन है, बट अगर मैं रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी ओपिनियन भेजूंगी तो आई कैन ब्यूटिफाई इट. हाउ आई कैन ब्यूटिफाई इट कि मैंने लिख दिया कि आई हैव दिस एंड दिस थॉट्स और ये प्रॉब्लम को रखते हुए मेरे ये ओपिनियंस हैं, लाइक यू कैन ब्यूटिफाई योर राइटिंग. फिर आता है ऑर्गेनाइज द मटेरियल बाय एनेबलिंग द यूज ऑफ हेडिंग्स एंड बुलेट्स. नाउ व्हाट एल्स यू कैन डू, जब भी हमें अगर हम कभी रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे और ब्यूटिफाई कैसे कर सकते हैं, हेडिंग्स का यूज करके, बुलेट्स का यूज करके, बोल्ड करके, इटैलिक करके, डिफरेंट फॉन्ट्स यूज करके. तो इससे क्या होता है, you catch the attention of the reader. फिर information may be filed or retrieve at your convenience. Now अगर written communication है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अगर आपको कोई डाउट आ गया कि अच्छा ठीक है इस रिस्पॉन्स में और क्या लिखा था, तो you can retrieve that data. You have it in written form, you have it as a evidence, you can retrieve it. सिमिलरली ये तो हमने शॉर्ट में पढ़ लिए, बाकी सब ये जो दिया हुआ है यही सब दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ेंगे. इट अलाउज अस सफिशिएंट टाइम फॉर प्लानिंग, रिवाइज ऑफ द कंटेंट, स्कोप एंड डेजफुल हेडिंग्स और ये और फाइल एंड रिट्रीव डेटा. फिर आती हैं हमारी डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं, अब आप सोचो कि रिटन कम्युनिकेशन की सबसे पहली डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता तो क्या होगा, डिलेड फीडबैक मिलेगा. साथ में अगर आपकी इनएडिक्वेसी है मैसेज में, वो आपको कब पता लगेगी, इनएडिक्वेसी तो हमें तभी पता लगेगी ना जब हमें रिस्पॉन्स आएगा, फीडबैक आएगा, फिर हम कोई नई क्लैरिफिकेशन इशू करेंगे. और क्या हो सकता है, इट कैन एक्ट एज अ लीगल एविडेंस अगेंस्ट अस. अगर हमने कुछ रिटन फॉर्म में किसी को कुछ गलत बोला है तो इट कैन एक्ट एज लीगल एविडेंस. और देखो अब हम आते हैं क्या क्या पॉइंट्स और हो सकते हैं. मोर टाइम इन कॉम्पोजिशन, हेंस इट इज मोर एक्सपेंसिव. और क्या होता है, डेफिनेटली हमें इसमें क्या लगता है, ज्यादा टाइम लग जाता है कॉम्पोजिशन में, ये और कैसे बेटर ड्राफ्ट कर सकती हूँ या और कैसे रिस्पेक्टफुल ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं हम. तो यू बार यू गो थ्रू इट, यू मेक श्योर तो कि वो परफेक्ट हो, कोई ऑल्टर्ड मीनिंग्स ना निकल आए. तो कॉम्पोजिशन में टाइम लगता है, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. सफर्स फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ सेंडर्स एंड डिलेड फीडबैक. अब सफर्स फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ सेंडर मतलब लिमिटेशन ऑफ सेंडर क्या क्या हो सकती है, सेंडर की प्रेजुडाइसेस, सेंडर की एजम्पशंस, सेंडर का बिहेवियर, बैकग्राउंड, ये सारी लिमिटेशंस एक्ट कर सकती हैं. तो सेंडर और रिसीवर का बैकग्राउंड अगर अलग अलग है तो क्या होगा, रिसीवर समझ ही नहीं पाएगा. तो सिमिलरली फीडबैक और डिले होता जाएगा. हमने पढ़ा था ना नॉइजेस, कुछ तरीके के बैरियर्स हमने पढ़े थे, तो उसी में ये उन्हीं लिमिटेशंस की बात हो रही है. Inadequacy of message is only revealed when the reply arrives. अब आपने इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और चाहिए थी वो कैसे पता लगेगी, जब आपको रिप्लाई रिसीव होगा तभी तो आप बता पाओगे ना कि और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का शॉर्टफॉल पड़ गया इस रिस्पॉन्स में. लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो हमने पढ़ा था, अगर आप रिटन फॉर्म में कर रहे हो तो आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स नहीं दिखेंगे, बट अगर आपका नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस होगा ही नहीं. ये भी हमें पॉइंट समझ में आता है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ यूज ऑफ वर्ड हो रहा है और आप एक ईमेल या रिटन फॉर्म के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहे हो, तो नॉन वर्बल जेस्चर्स दिखेंगे ही नहीं, तो पर्सनल टच आएगा ही नहीं. तो सिमिलरली ये हमारे नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे डिसएडवांटेजेस. इट टेक्स मच मोर टाइम टू कंपोज. फिर क्या है कि इसमें लिमिटेशन ऑफ सेंडर क्या क्या हो सकती है, उसकी assumptions, prejudices, उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिलेड फीडबैक आ सकता है. फिर आती है इनएडिक्वेसी ऑफ फर्स्ट मैसेज. आपको कब पता लगेगा, जब आपके पास रिप्लाई आएगा. Communication in writing suffers from lack of congruence with non-verbal communication. फिर आती है ओरल कम्युनिकेशन की बात. सबसे पहला हमने पढ़ लिया, इट इज
वर्बल कम्युनिकेशन के 4 पार्ट्स हैं। एक है हमारा रिटन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर है ओरल, विजुअल और ऑडियो विजुअल। अब हम जा रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन पे। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया कि जो हम स्पोकन लैंग्वेज से वर्ड्स बोलते हैं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन का। Research studies show that 80% of the communication by executives of a company is in the form of oral communication. तो क्या क्या oral modes हैं, टेलीफोन है, मैसेज है, इंटरकॉम पे मैं ये लगा रही हूँ। अच्छा, किस किस को याद है कि हमने क्या क्या जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या नहीं आता ओरल कम्युनिकेशन का, रेडियो। और 5 चीजें नहीं आती एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। क्या, सबसे पहला था इंटरकॉम, इंटरकॉम नहीं आता। और क्या क्या नहीं आता, सोचो सोचो। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं आता, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आता है नहीं आता। इसमें हमारा इंटरकॉम नहीं आता एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। और क्या नहीं आता, और हमारी डिक्टेशन नहीं आती। क्या आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज को डिक्टेशन दे सकते हो फोन पे। फिर आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं आता। फिर आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस भी नहीं आते। तो आता क्या क्या है, ये रे बाकी सारे ऑप्शंस। फेस टू फेस डिस्कशन कर सकते हो, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, रेडियो के थ्रू भी आप बात कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्यों आप बताते नहीं हो रेडियो पे कि दिस कंपनी इज कमिंग विद एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, यू कैन अप्लाई म्यूचुअल फंड्स, ये। तो रेडियो के थ्रू भी आप करते हो, स्पीचेस भी देते हो। तो क्या नहीं आता एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में, वो याद रखना है। इंटरकॉम नहीं आता, डिक्टेशन नहीं आता, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग नहीं आता, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस नहीं आते, और ग्रेप वाइन नहीं आता। ठीक, बाकी सब आता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इन बिजनेस, आपको क्या लगती है कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ओरल कम्युनिकेशन की। कैसे, सोचो सोचो कैसे। आप मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन करते हो वो कैसे करते हो, रिटन फॉर्म में करते हो, ओरल फॉर्म में करते हो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओरल फॉर्म में। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा, देखो कि 80% ऑफ द कम्युनिकेशन इज इन ओरल फॉर्म। फिर अपना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि हमें ओरल कम्युनिकेशन चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसपे ये वाला डिसीजन हमारा लाई करेगा। देखो, फैक्टर्स लाइक ऑडियंस हो सकता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है। यू नीड टू स्टडी द ऑडियंस बिफोर यू प्रिपेयर अ स्पीच और डिलीवर अ स्पीच। तो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और बार बार बोला जाता है कि नो योर ऑडियंस फर्स्ट एंड देन प्रिपेयर योर स्पीच या कॉन्टेंट वट एवर यू आर डूइंग। तो फैक्टर्स लाइक ऑडियंस क्या है, साइज ऑफ ऑडियंस क्या है, कितना बड़ा है, बच्चे आते हैं आपके ऑडियंस में या बड़े लोग भी आते हैं, या क्या एज ग्रुप है आपकी ऑडियंस का, ये सब ऑडियंस की स्टडी में आ जाएगा। तो पहला इज ऑडियंस, फिर आता है साइज ऑफ ऑडियंस, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस अटैच टू द इंफॉर्मेशन टू बी स्पोकन आउट, कितना सिग्निफिकेंस है। अब अगर मैं बोलूं हेल्थ के बारे में, अगर मैं कोविड के अभी इस टाइम पे अगर मैं हेल्थ इश्यूज टेकअप करूं, तो वो कितने ज्यादा यूजफुल होंगे और बेनिफिशियल होंगे, है ना। टू बूस्ट योर इम्यूनिटी कितना ज्यादा आता है आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में भी या यूट्यूब पर भी, या वट एवर मीन्स यू टॉक अबाउट। तो उसकी डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है जो आप टॉपिक बोल रहे हो। फियर ऑफ बॉस, क्या फियर ऑफ बॉस है, ये भी होता है, ये भी मैटर करता है। फिर आता है फियर ऑफ स्टेटस, ये भी मैटर करेगा कि आप कुछ भी बोल रहे हो, अगर आप बहुत एक रिप्यूटेड पोजीशन पे हो कंपनी में, और अगर आप कुछ उल्टा बोल देते हो तो क्या होगा, आपके स्टेटस पर इफेक्ट आ सकता है। आपकी सुपरवाइजर्स क्या कहेंगे आपको, या आपके सबऑर्डिनेट्स कैसे आपकी रेपुटेशन को लेंगे। तो ये सारे फियर्स भी आते हैं। फियर ऑफ वंस ओन सेल्फ एडवांसमेंट, ये भी होता है। ऑल इफेक्ट द ओरल कम्युनिकेशन।
तो 6 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन हमें कब कब लेना चाहिए। फर्स्ट इज ऑडियंस, ध्यान रखना चाहिए, साइज ऑफ द ऑडियंस हमारा क्या है, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है हमारे टॉपिक की, फियर ऑफ बॉस, फियर ऑफ स्टेटस एंड फियर ऑफ सेल्फ एडवांसमेंट, कि जो मैं ये बोल रही हूँ इससे मेरी एडवांसमेंट कितनी होगी। ठीक है, it is true all the business managers should be adept means skilled and proficient at communication, since they have to communicate to various people at various places, various facts and figures, financial, non-financial, implications of which have significant upon impact upon the management. तो बिजनेस मैनेजर्स को ये चाहिए, ये जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है, बाकी सारी बस हमें इंपॉर्टेंस में फैक्टर्स ही करने वाले थे कि और क्या क्या अगर बिजनेस, बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन में एवरीथिंग एक्ट एज अ एरो, वंस इट इज रिलीज इट कैन नॉट बी टेकन बैक, तो यू नीड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। जितनी ज्यादा हाई पोजीशन पे हो या आप रेडियो पे कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हो, यू आर ऑन द एज ऑफ अ रोप। एज ऑफ अ रोप क्यों बोल रही हूँ मैं, कुछ भी इधर उधर बोला आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा या आपके ऑडियंस को समझ नहीं आएगा। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। And as stated earlier, oral communication is more frequently used means and transmitting information in business, transmitting messages in business. It is resorted to more often than any other type of communication. The reason of its popularity, ठीक है, फिर आ जाते हैं हम एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस खुद सोचो क्या क्या होंगे, ये होगा दैट इट saves time and money, फटाफट से हो जाता है ना, it saves man hours, आपको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, और क्या इमीडिएट फीडबैक मिलता है हमको। ठीक, और देखो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। It saves time, money and quickens the action. Oral communication में फटाफट हमें रिस्पॉन्स आता है। आप सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो, दैट इज अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्या मिलेगा आपको, फटाफट से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्विक अपॉर्चुनिटी ऑफ फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन, अगर किसी ऑडियंस में किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए, स्टूडेंट को क्लास में क्लैरिफिकेशन चाहिए, टॉपिक समझ नहीं आया, हैंडेड किया, फटाफट से पूछ लिया। क्विक फीडबैक भी मिलता है हमें इसमें। फिर है कन्वे द मैसेज, कन्वे मैसेज इन सूटेबल टोन, वॉइस, यूज ऑफ वर्ड्स, दस हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब जैसे कि कोई भी अगर स्पीकर होता है, वो कैसे क्वेश्चंस का आंसर करता है। देखो, अब ऑडियंस में ना दो तरीके के लोग बैठे होते हैं, दो तरीके के तो नहीं, काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑडियंस होती है, बट जिसने क्वेश्चन पुट अप किया, सपोजिटली अगर किसी ने क्वेश्चन हिंदी में पूछा है, तो स्पीकर क्या करेगा, उसे हिंदी में ही समझाने की कोशिश करेगा, और अगर किसी ने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में बताने की कोशिश करेगा। किसी ने कुछ मदर टंग के वर्ड्स भी यूज किए हैं अपने क्वेश्चन में, तो वो मदर टंग के वर्ड्स का भी यूज करके समझाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे suitable tone, voice, use of words will depend upon the audience। फटाफट से हमने देखा कि हमें क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पुटअप किया गया, हमने उसी में ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए वैसे ही रिप्लाई कर दिया। इफेक्टिव टूल फॉर परसुएशन इन मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि जो कि सुपीरियर्स होते हैं, व्हाट दे ट्राई कि हमारी मीटिंग्स कंडक्ट हो, हम ईमेल्स पे रिटन कम्युनिकेशन में ना बात करें, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट एक्ट एज अ परसुएशन इन मैनेजमेंट। अब मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम एक मीटिंग में हैं और मैंने ये जज कर लिया, या मेरी क्लास में मैंने ये जज कर लिया कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। कैसे जज कर लिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ के, दे आर फ्राउनिंग, या किसी का ऐसे बन गया, आसपास खुसर पुसर शुरू हो गई, तो मतलब मेरे को पता लग जाएगा ना कि हाँ इधर कुछ गड़बड़ है एंड पीपल आर हैविंग डाउट्स। फिर मैं बोलूंगी अच्छा टेक अप योर क्वेश्चंस, इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बताओ आपने क्या क्या आ रहे हैं। तो क्या करूंगी मैं, ऐसे क्या होगा, मैं अपने ऑडियंस को पढ़ के फटाफट उन्हें परसुएट करने की कोशिश करूंगी, उन्हें और समझाने की कोशिश करूंगी उस टॉपिक के बारे में। बट यही अगर मैं रिटन फॉर्म में कर रही होती, तो क्या मेरे को ये एडवांटेज मिलती कि मैं परसुएट कर पाऊं अपनी मैनेजमेंट को। मुझे पता लग जाएगा ना मीटिंग में मैनेजमेंट को किस किस टॉपिक पे डाउट आ रहे हैं, कौन कौन सा मेरा पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी वो। सिमिलरली इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग ग्रुप्स as it establishes personal contact with the group। अब आप किसी की बात कब सुनते हो,
जब आपको पर्सनल टच फील होता है, या फिर आपके कोई सपोज करो आप महाराष्ट्र में हो, बट आप कॉमेडी शो में गए और महाराष्ट्र में हो, बट यू आर द ओनली पंजाबी इन द रूम, तो अगर कोई पंजाबी स्पीकर आ जाएगा तो क्या होगा, यू विल रिलेट मोर टू इट. तो दैट्स व्हाई इट इज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट. It creates, oral communication can create a personal contact with the group or the audience. ठीक है. फिर आता है economical, save man hours in preparing notes, circular and also save stationery of the organization. So similarly it is more economical. Withdraw of communication is easy. अब ये क्या हो, withdraw of communication is easy मतलब in comparison to written communication. Written communication जैसे ही मैंने कर दिया, that act as an evidence. वो तो एविडेंस तभी के तभी मेरे मैसेज सेंड करते ही हो गया. बट ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आई कैन विड्रॉ टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने एक्सप्लेनेशन ऐसे बोलने का मेरा मन था, आई यूज दोज वर्ड्स क्योंकि ये मेरा मीनिंग था. तो यू कैन नॉट एक्चुअली टेक बैक, बट एक एज हो जाता है कि दैट यू कैन टेक बैक इन कंपैरिजन टू रिटन फॉर्म. और इसमें अब हम पढ़ेंगे यही सारी, देखो हमारी एडवांटेजेस हैं कि ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, इट सेव टाइम. एक्सपीडिएट मींस क्विकली, क्विक एक्शन हो जाता है इसमें. एंड अगर किसी सबऑर्डिनेट, अगर किसी सुपीरियर के पास ज्यादा काम है तो क्या करेगा, ओरली फटाफट किसी को असाइन कर देगा, उससे क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, एक्शन फटाफट से हो जाएगा. फिर है अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन. ये भी हमको समझ में आता है कि हम फटाफट से क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं और क्या एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस कर सकते हैं ऑन द स्पॉट. हमें इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं हमें, आई डोंट एग्री विद योर दिस पॉइंट. आप कर सकते हो ना ये सब जब भी आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो. suitable tone, oral communication helps to convey the message more appropriately with suitable tone, voice and use of words. ठीक, so that it is better understood. और जो भी हमारा मेन पॉइंट है हम उस पर बार बार स्ट्रेस कर सकते हैं. जैसे कुछ स्पीचेस ऐसी होती हैं, जैसे कि यू गूगल इट आउट अबाउट टोस्टमास्टर्स. टोस्टमास्टर्स की बेस्ट स्पीचेस. तो टोस्टमास्टर इज अ प्लेटफॉर्म where you organize meeting, there is a speech section. देख सकते हो. तो वहां पे क्या करते हैं स्पीकर्स, मोस्टली क्या करते हैं, वो बार बार उसी टॉपिक पे वैसी एग्जांपल देते हैं जो कि उनका मेन टॉपिक होता है, मेन जिसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं. कि दैट इज व्हाई यू नो having a positive mindset can create a difference, and this is how positive mindset can create a difference. So these are some examples. फिर आता है persuasion in management. ये भी हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, इससे एक पर्सनल टच टू द कम्युनिकेशन होता है. फिर आते हैं हम इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन विद द ग्रुप्स. कैसे इट एस्टैब्लिशेस पर्सनल कांटेक्ट विद द ग्रुप. और क्या होता है, single point and make group understand his opinion and view at a single point of time. अब इतने सारे लोगों को आप क्या कर सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन में अपना पॉइंट क्विकली समझा सकते हो. The speaker can also hear about the group's reaction और उनका फीडबैक क्या है, कैसा. अब जैसे कि मैंने कोई स्टेटमेंट बोली तो फटाफट से मैं देख लूंगी ना क्लास में कि बच्चों को मेरे समझ में आ रही है ये स्टेटमेंट, ये इस टॉपिक या नहीं, कैसा रिएक्शन है उनका, ऐसे. फिर होता है इट इज मच मोर इकोनॉमिकल. आपको प्रिपेयर नहीं करने पड़ते नोट्स, एक्सप्लेनेशन, सर्कुलर एक्सेट्रा. स्टेशनरी बचती है ऑर्गेनाइजेशन की. withdrawal of oral communication is comparatively a easy task. There are several times, there are at times situations in business where oral communication is preferred to written communication. The latter may create an official record. Written communication can create a written record which may be used as evidence against the person or on any legal matter arising later in the point of time. क्लियर. फिर आती हैं हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस. अब ओरल कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए. इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सेंडर. सेंडर एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, किसके एटीट्यूड पे, सेंडर का एटीट्यूड पे और रिसीवर के एटीट्यूड पे. क्या कैसे डिपेंड करेगा ये सोचो. अगर मैं ओरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ और मेरा एटीट्यूड एक टॉपिक को लेके बहुत नेगेटिव है, मैं स्पीकर हूँ, मेरा एटीट्यूड ही नेगेटिव है कि आई डोंट एग्री विद दिस, ये टॉपिक तो अच्छा ही नहीं है, ये टॉपिक तो है ही बेकार, मैं नेगेटिव नेगेटिव बोली जा रही हूँ. और साथ में रिसीवर को क्या आएगा, फिर गुस्सा आएगा या फिर उसके
हमेशा एक स्पीकर को क्या चाहिए कि वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे छोड़े अपने ऑडियंस को, या तो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे छोड़े। तो क्या मेरा एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि अगर मैं ऑलरेडी बहुत ही पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ इंसान हूं, नेगेटिव इंसान हूं, तो क्या होगा, मैं अपने ऑडियंस को भी नेगेटिविटी भर के दूंगी। और रिसीवर का एटीट्यूड कैसे मैटर करता है कि रिसीवर के माइंड में यही चल रहा है, अच्छा ठीक है मुझे ना इस क्लास के बाद मूवी देखने जाना है, मेरे को इस क्लास के बाद मूवी देखने जाना है, मुझे इस क्लास के बाद समोसे खाने, तो क्या होगा, मेरा आधा ध्यान तो वहां समोसे खाने या मूवी में है, तो मेरा एटीट्यूड है ही नहीं क्लास में, मेरा माइंड पहले ही प्री ऑक्यूपाइड है। और एटीट्यूड कैसे, अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा एक्ट एज अ बैरियर कि मैं क्लास में सुन ही नहीं पाऊंगी कि उसने मुझे ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोलती है, मैं ये बोल सकता था, वो बोल सकता था, ये सब आता रहेगा। तो एटीट्यूड न्यूट्रल होना चाहिए दोनों का, सेंडर का भी और रिसीवर का। समझ में आई ये बात? It should always be kept in view that communication is not a one-sided activity. The communicator will have to use appropriate words to convey the message as well as develop ability to receive and react to the communication spontaneously. Clear? Up, the kind of words we use will fetch us the kind of response the word has. मतलब मैं क्या बोलूं, in simple words, right usage of words will get you the right response. If you are not using right set of words, ambiguity आएगी, confusion create होगी, negativity आ जाएगी। तो हमेशा simple और कैसे appropriate right words use करने चाहिए, ठीक? The use of right words, especially in oral communication, make the communication more effective. Saying the right words at the right time to the right person will create best possible response from the receiver. Clear? And it is way more important. It is not what you say, but how you say it. That matters in oral communication. Only the right words will get the right response. यही हमने पढ़ा कि जितने हम correct words का use करेंगे, उतना ही हमें right response आएगा. People, especially in business, should develop a habit to listen to the whole message with meaning, ideas, feelings, intentions, facts conveyed, including things that are unpleasant and unwelcome. तो क्या होता है, we need to listen properly. It doesn't matter whether you are at which post, whether you are at subordinate level, at superior level, और सारे ideas और meanings पहले सुनने चाहिए. अपने mind के अंदर conversations build up होती रहती है, वो conversations avoid करनी चाहिए. और इट डजंट मैटर, बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि चाहे वो जितना भी अनप्लेजेंट या अनवेलकमिंग हो, जस्ट लिसन, ठीक? Oral communication is totally dependent on listening. Therefore, bad or partial listening may affect the comprehension of the message. अब आपने कुछ कुछ पढ़ लिया, मैं आपको एग्जाम्पल दूं. Supposedly मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला कि नेक्स्ट मंथ वी विल बी डिक्लेयरिंग अ बोनस, बट उसके साथ मैंने ये वाली स्टेटमेंट नहीं बोली, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे बैलेंसेस जो अदर पार्टी से हैं वो क्लियर हो जाएंगे तब हम बोनस डिक्लेयर कर देंगे. बट मेरे एम्प्लॉयज ने क्या सुना कि हम तो भाई अगले महीने बोनस मिलेगा. पूरी सिचुएशन सुनी नहीं, पूरी बात मेरी सुनी ही नहीं. तो ये क्या हो सकता है, पार्शियल लिसनिंग कैन ऑल्सो लीड टू कम्युनिकेशन फेलियर्स. सिंस फीडबैक इज इंस्टेंट होगा तो क्या होगा, बच्चे क्या करते हैं कुछ कुछ क्लास में, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं समझना ही नहीं चाहते, कुछ समझ आ ही नहीं रहा उन्हें, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आर्ग्यू करते रहते हैं. अभी आर्ग्यू करते रहते हैं तो क्या होता है, क्लास और एक्सटेंड होती है, प्रोसेस और लेंथी हो जाएगा. मीटिंग में कोई इतना ज्यादा अगर फीडबैक इंस्टेंटली देता रहेगा कि ये ऐसे कैसे, वो ऐसे कैसे, अरे सुनो तो सही. कभी कभी क्या होता है, अगर हम सुनते हैं ना बात, तो आगे के हमारे आंसर्स अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं. और अगर हम ऐसे इंस्टेंट फीडबैक्स देते रहेंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीमली लेंथी हो जाएगा प्रोसेस. ओरल कम्युनिकेशन जनरली हैज नो रिकॉर्ड्स और लीगल लायबिलिटी. तो इसमें कोई हमारी रिकॉर्ड्स नहीं बनते. और क्या है, इकोनॉमी, सिमिलरली द इकोनॉमी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन कंट्रोल. अभी क्या आता है, अगर हम टेलीफोन्स का यूज करते हैं तो क्या होगा, इट विल बी मच मोर एक्सपेंसिव भी तो हो जाता है ना, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी.
और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? When I start speaking in Punjabi or in Haryanvi language, will all of you will be able to understand my accent? No. तो अगर अनफेमिलियर एक्सेंट है और साथ में प्रोनाउंसिएशन मेरी कुछ अलग अलग है, जैसे कि अब मैं एक तो होता है गवर्नमेंट, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है गवर्नमेंट। तो अगर मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलूं तो दैट्स नॉट करेक्ट दो, बट आप समझ रहे हो ना कि एक ही वर्ड को मैंने कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से प्रोनाउंस किया, उसका एक्सेंट डिफरेंट कर दिया, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट कर दी, तो इट कैन एक्ट एज अ बैरियर। लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या वर्ड यूज किया है। साथ में कभी कभी होता है अगर मैं अपनी मदर टंग के इन्फ्रेंसेस या रेफरेंसेस दूं कि अब लाइक मेरे घर में मेरी दादी बोलती है कि आप ना मरो स्वर्ग ना देखो, तो मैंने अब ये बोल दिया, इट मीन्स कि until unless you do hard work you die for it, you won't be able to get the success। अब मैंने आपको ये समझाया तो आपको समझ में आया, राइट? बट अगर मैं ये समझाती ना, सिर्फ यही मैंने लाइन यूज कर दी, तो प्रोबेबली सब ना समझ पाए ये लाइन। तो इसका मतलब दैट यू work hard until unless you die you won't see heaven, so that's why just work right now। क्लियर? फिर आते हैं हमारे विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन कुड बी वर्ड्स और पिक्चर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ऑफ बोथ वर्ड्स और पिक्चर्स और वर्ड्स प्लस पिक्चर्स, इस सब में होता है। इट मींस विजुअल कम्युनिकेशन। आप वर्ड्स का भी यूज कर रहे हो, साथ में फोटोज के थ्रू दिखा रहे हो। वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म भी हो सकता है कि आपने एक पिक्चर दिखा दी, जैसे मीम्स आप पढ़ते हो उसमें वर्ड्स का भी यूज होता है, साथ में फोटो दी हुई होती है, तो वो क्या करता है? इट कैचेज योर अटेंशन, है ना? अब क्या क्या एग्जाम्पल है? ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, मॉडल्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेशंस हो गई, स्लाइड्स हो गई, फ्लिप चार्ट्स हो गए, नियॉन हेडिंग्स हो गई, एंड सिमिलरली पोस्टर्स हो गए, इंटरनेट विदाउट द यूज ऑफ मल्टीमीडिया, ये भी आ जाता है इसमें। द मोड्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ये सब आपको बेटा गो थ्रू करने हैं, ये सारी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि हाँ ये वाला विजुअल मोड है। और ये भी आ सकती है कंफ्यूजन, जैसे कि इंटरनेट विदाउट द यूज ऑफ मल्टीमीडिया इज अ फॉर्म ऑफ डैश कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, मैंने क्या बोला? इंटरनेट विदाउट द यूज ऑफ मल्टीमीडिया इज अ एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं मोड्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन आर यूजफुल टूल्स फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन in the manner that it makes the data and any relationship between the variable clearer and easier for the receiver to follow। अब मैंने आपको बताया कि 80% of the communication is oral, और यही मैंने आपको एक पाई चार्ट की फॉर्म में बता दिया और बोला कि 80% of the communication is oral in an organization। आपको किससे याद रहेगा? 20% is written। तो मतलब इतना बड़ा आपको पिक्चर याद रहेगी ना, पिक्चर विल हैव एन इम्पैक्ट। तो ऐसे इट मेक्स द मैसेज मच मोर क्लियरर, कि अगर मैं बोलूं 80% ऐसे अपना डाटा दे दूं और यही मैं कोई फोटो बना के यहाँ पे पाई चार्ट की फॉर्म में सबकी बाइफर्केशन कर दूं, तो ये फोटो बना के जब मैं सबकी बाइफर्केशन कर दूंगी, ये 50% या 20% या 30%, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट बना दिया और बता दिया कि अच्छा इंडिया में ये वाले कल्चर में ये वाला फूड अच्छा है, इंडियन फूड इतना, नॉर्थ इंडिया में ये फूड चलता है, ये फूड चलता है, तो सबका प्रपोर्शन बता दिया। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपको अगर कंटेंट ना भी पढ़ो तब भी ये पाई चार्ट से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्लियर हो जाती है चीजें। दे कैन बी यूज्ड ऑन देयर ओन, मतलब this will provide sufficient information in its own self, but the maximum benefit can be gained from them if they are used as a complement to the main message, because they are more capable of attracting and retaining the attention of your audience। अगर आप इसे किसी स्पीच के साथ यूज करोगे तो तब इट विल हैव अ मोर इम्पैक्ट, क्योंकि आपके दो सेंसेस यूज हो गए, एक तो सुनने का भी और एक आईज भी। अब मेन एडवांटेजेस क्या है इसके? कि ऑब्वियसली
easily remembered होगी आपकी information जो भी आप बोल रहे हो for a longer period of time. However, this is also a mode which is expensive. तो expensiveness होना is a disadvantage. फिर आते हैं हम audio visual communication पे. Rapid advancement taking place in the field of information technology have brought about unprecedented changes. Unprecedented means that were not known before in the communication system all over the world. So what are the audio visual communication means? Audio visual means कि जब आप बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, एज अ स्पीकर बोल भी रहा है और आप उसको देख भी सकते हो. So this video creation is a part of audio visual communication. देखो क्या क्या एग्जांपल्स हैं. अब क्वेश्चन आ सकता है which among the following is not an example of audio visual communication, और मैं बोल दूंगी ग्राफ्स और बाकी सारे मैंने ऑप्शन दे दिए टीवी रेडियो एंड ब्ला ब्ला. रेडियो होता है उसमें पिक्चर दिखती है आपको? नहीं. देखो फर्स्ट इज हमारा टेलीविजन. टेलीविजन वीडियो केबल इसमें ऑडियो विजुअल दोनों का यूज होता है. फिर आ जाते हैं हमारे सिनेमा हॉल्स. फिर आता है प्रेजेंटेशन यूजिंग विजुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस. जब भी आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो उसमें आप बोलते भी हो, साथ में विजुअल एड्स का भी यूज करते हो, राइट. इंटरनेट विद द मीडिया विद मल्टीमीडिया, ये वाला क्या होता है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन. ये याद रखना है बच्चे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या हो रहा होता है? आप बोल रहे होते हो, आपकी फोटो भी दिख रही होती है, साथ में आपकी वॉइस भी समझ आ रही होती है कि आप क्या बोल रहे हो. अब the greatest advantage of this mode is that it aims at stimulating senses of both sight and hearing. दोनों सेंसेस आपकी स्टिमुलेट होती है और जितना ज्यादा सेंस इन्वॉल्वमेंट होता है उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होती है. ये हमने पढ़ा था, मतलब बताया था मैंने आपको पहले. Sight and hearing simultaneously and enhances the effectiveness of the message. The other advantage is that it has a wider reach. अब टीवी पे, यूट्यूब पे, सिनेमा में कितनी वाइड रीच है, कोई भी आगे देख सकता है. And remember for much longer time than it would have been conveyed by any other mode of communication. High cost factor is involved is the biggest disadvantage. अब कोई प्रेजेंटेशन बनाने में या टीवी पे कोई चैनल होता है, कितना ज्यादा सेटअप वगैरह करने में भी उसका कॉस्ट जाता है. सो इट रिक्वायर्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट. अब अगर मैं बोलूं which of the following requires high level of, which of the following does not require high level of cost? Options है written, oral, audio, audio visual. Best option is oral. ओरल में आपका इतना ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता. रिटन में भी होता है, ऑडियो विजुअल में भी होता है, विजुअल में भी होता है. अब आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? आप कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू योर फिजिकल अपीयरेंस, नॉडिंग द हेड, ठीक है. फिर आई कांटेक्ट, मूवमेंट एंड देन जेस्चर्स. ये हेड ना यहाँ नहीं है, ये हेड यहाँ है. नॉडिंग द हेड एंड मूवमेंट्स. फिर आता है जेस्चर्स. तो ये 6 तरीके हैं जिसमें जो हमें पता ही है, हम बचपन से इनके बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं. सो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉडिंग होती है. एक होती है ये वाली नॉडिंग, एक होता है इंडियन हेड नॉड, लाइक यू वॉबल योर हेड, ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं ना. बड़े होकर भी, बाहर जाकर भी अमेरिकन इंडियन नॉड कहते हैं इसे. किसे? दिस इज अ इंडियन नॉड. और वैसे नॉडिंग कैसी होती है? ऐसे. और एक नॉडिंग क्या होती है? ऐसे. जापानीज कैसे करते हैं? इट मीन्स डिसएग्रीमेंट, पर उनके वे में इट इज नॉडिंग. या तो देखा. तो दिस समटाइम्स अगर मैं इंडिया में देखूं, लोग ये करते हैं कि टोटली आई एग्री विद यू, ऑल्दो उनकी बॉडी बोल रही है दे डोंट एग्री विद मी, बट मुंह से बोल रहे हैं आई एग्री विद यू. एक्चुअल में बॉडी इज टेलिंग यू द ट्रूथ दैट दे एक्चुअली डोंट एग्री विद यू. It is an unspoken, unwritten message that uses body language. This may be used by itself, example frowning or smiling at someone, or along with the oral communication.
In a situation involving the use of oral communication, non-verbal signs play an equally important role. बिल्कुल ये ठीक बोल रहे हैं, नॉन वर्बल साइंस का अपनी इंपॉर्टेंस होती है और ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? The facial expression such as smile or a frown may strengthen the verbal message. The entire body language, from large gestures to proximity with the listeners, may help emphasize the contents of the message. अब इसका मतलब कि अगर मेरे को एक कंटेंट पे एम्फसाइज करना है तो मैं क्या बोलती हूँ, स्पीकर्स क्या क्या करते हैं कभी कभी और आगे आगे बोलते हैं यस, सो दिस इज द मेन जिस्ट ऑफ द टॉपिक जो भी होता है, मतलब जिस पे भी उन्हें स्ट्रेस करना है वो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑडियंस के और आगे आगे बोलेंगे, तो क्या होगा, उसका मतलब ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज मोर ऑन समथिंग. Alternatively, if the non-verbal communication is absent, it leaves the recipient guessing. कि क्या बोल दिया? The British stiff upper lip, मतलब it's a phrase. It means that you should express your expressions, your emotions in public is a good example. Clear? Similarly, in the case of verbal and non-verbal congruence, the result may be confusion and even a communication failure. अगर आपका verbal जो मैं बोल रही हूँ और नॉन वर्बल जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं उनका कॉन्ग्रुएंस नहीं बनता है तो इट विल लीड टू अ कम्युनिकेशन फेलियर या कंफ्यूज हो जाएगी मेरी ऑडियंस अगर मैं हंस के डांटूंगी तो. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट टू थिंग्स. In simple situation, non-verbal communication may suffice in itself. For example, it will be perfect to order it will be perfectly in order to smile at a guest and escort him without speaking a word. मतलब अगर आप किसी unknown से मिलते हो तो आप क्या करते हो, सीधा words का तो use नहीं करते, you smile gently like hi, ऐसे कर दिया, it means hi. Second, this form of communication has a strong cultural content. सिमिलरली ये बता रखा है कि किस तरीके के हैंडशेक्स होते हैं एंड व्हाट डज इट मीन. तो एक होता है हमारा बहुत ज्यादा टाइट हैंडशेक होता है जब तुम पूरा अच्छे से हाथ ही दबा देते हो किसी इंसान का. फिर ऐसे जापानीज को क्या चाहिए, यू बाउ डाउन, यू डोंट हैंडशेक विद देम. और डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्सेप्टेबिलिटी होती है ऑफ दीज जेस्चर्स. तो वो अगर हम किसी और डिफरेंट कल्चर में जा रहे हैं हमें थोड़ा सा वेल एक्वेंटेड होकर जाना चाहिए कि सपोजिटली इस पीस का साइन किसी और जगह पे कोई और मीनिंग ले सकता है. सेकेंडली, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप कैसे हैंडशेक करते हो, आप बस ऐसे 4 फिंगर्स वाला हैंडशेक कर लेते हो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. और हैंडशेक में आप कितने जर्क्स देते हो, यहाँ कुछ लोग होते हैं जो जर्क्स देते ही रहते हैं. नहीं, 1 to 2 jerks are sufficient in India, but when you go outside you can do more jerks depending upon their cultural habits. ठीक. फिर आता है चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड. अब किस तरीके से, हमने ये तो पढ़ लिया कि मीन्स एंड मोड्स क्या क्या होते हैं. बेटा ये ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या क्या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, और मीन्स एंड मोड में आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल. उसके आगे तो हमें पता ही है क्या क्या होता है वर्बल के अंदर. फिर आता है चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आप कैसे चूज करोगे कि ये वाला मोड मेरे लिए सही है या कोई वर्बल वाला मोड सही है, रिटर्न में भेजूं, ओरल में भेजूं. तो सिमिलरली ये कुछ फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइज एंड पॉलिसी. अगर आपकी सब ज्यादा से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्या प्रेफर करोगे, यू विल प्रेफर राइटिंग मोड इंस्टेड ऑफ ओरल मोड. और पॉलिसीज पर भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर पॉलिसी बना रखी है कि ये सब कुछ रिटन फॉर्म में जाएगा तो यू अडॉप्ट दैट पॉलिसी. साथ में नेचर ऑफ द मैसेज क्या है. नेचर ऑफ द मैसेज मीन्स, नेचर ऑफ द मैसेज मतलब कि आपका कॉन्फिडेंशियल है मैटर, उसमें आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है, अर्जेंट है, इमरजेंसी है, क्या है, आपका कॉन्फिडेंशियल है, क्या है. फिर आता है डिस्टेंस इन्वॉल्व. अगर मेरा कोई यहाँ पे हमारा कोई बिजनेस पार्टनर कोई जापान में रहता है तो क्या मैं उसे पर्सनल डिलीवरी के थ्रू मैसेज देना प्रेफर करूंगी, नहीं.
मैं क्या करूंगी, ईमेल के थ्रू या पोस्ट कर दिया, कोरियर कर दिया, इस सब पे डिपेंड करेगा ना मेरा। तो ये आता है पहला मेरा, ऑर्गेनाइजेशन एंड साइज, नेचर ऑफ द मैसेज, डिस्टेंस इन्वॉल्व, कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर मतलब अब अगर मैं देखूं कोई प्रेजेंटेशन मुझे भेजनी है तो मैं कैसे भेजूंगी, उसे पेन ड्राइव या पीडीएफ में भेजूंगी या फिर ईमेल कर दूंगी। तो कॉस्ट फैक्टर भी डिपेंड करता है। रिसोर्सेज अवेलेबल, रिसोर्सेज अवेलेबल मतलब अगर मेरे पास, मैं किसी को फैक्स कर रही हूँ बट उसकी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में फैक्स मशीन है ही नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या मैं फैक्स करूंगी, नहीं करूंगी। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच मेरा चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब फटाफट से गो थ्रू इट कि ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी। द ऑर्गेनाइजेशन साइज इज स्मॉल तो क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन। अगर लार्ज होगा तो मैं राइटिंग में प्रेफर करूंगी। Similarly, cost factor. The main point to be considered here is to evaluate the cost involved in sending the message to commensurate with the results expected. Cost factor is also a huge point in deciding the choice of communication. फिर आता है नेचर, कॉन्फिडेंशियल है, अर्जेंट है, कैसे भेजूंगी, मैं हैंड डिलीवरी के थ्रू भेजना चाहती हूँ, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना चाहती हूँ, स्पीड पोस्ट से भेजना चाहती हूँ, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। फिर आता है डिस्टेंस इन्वॉल्व इज अ वाइटल फैक्टर। अगर मेरा कोई इंसान जॉइंट वेंचर का पार्टनर जापान में रहता है तो आई विल प्रेफर नॉट सेंडिंग हिम द मैसेज वाया पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनली मैं डिलीवर करना नहीं चाहूंगी क्योंकि इट विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट। फिर आता है रिसोर्सेज। Resources available both by the sender and the receiver would influence the choice. अगर मैं फैक्स कर रही हूँ, किसी पास फैक्स मशीन है ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है मेरे फैक्स करने का। फिर आते हैं मीन्स, मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। कितने मीडियम्स होते हैं, देखो पहला होता है ईमेल, फिर होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, मोबाइल फोन्स, पीडीए, इट्स नॉट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, या इट इज पर्सनल, digital assistant. Then there are forums and news groups, blogs, Skype, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अब we'll go through some of the MCQs. तो अब हम पढ़ते हैं कुछ MCQs. What are the means of verbal communication? क्या होते हैं means of verbal communication? Written, oral, visual, audio visual. वर्बल कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ा था चारों से होता है, रिटन कम्युनिकेशन से भी, ओरल से भी, विजुअल से भी, ऑडियो विजुअल से भी। तो ऑप्शन इज ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है, which type of communication uses written and spoken message that uses words to exchange ideas and information? कौन से कम्युनिकेशन में यूज ऑफ वर्ड्स होता है, पढ़ा था ना हमने आज वर्बल कम्युनिकेशन में। और देखो आपके में फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे नहीं आएंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, बट मैंने सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं रखे हैं। डैश टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर ड्राफ्टिंग। वर्बल कम्युनिकेशन में बी मोर स्पेसिफिक, रिटन कम्युनिकेशन is a type of communication that requires drafting. Dash communication has following advantages. किस किस की होती हैं, allows sufficient time for planning, enables us to revise the content, information can be retrieved, use tastefully designed stationery. फटाफट से बता दो, ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। It's written communication. किसमें आप डाटा रिट्रीव कर सकते हो, इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो? It is written communication, A option. State true and false. Communication in writing does not suffer lack of congruence with the non-verbal communication. This statement is true or false?
Communication, this statement is false. Communication in writing does suffer lack of congruence in non-verbal communication. अब जब आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, कम्युनिकेशन इन राइटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, लिखने के थ्रू कर रहे हो, तो क्या आप उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर क्या है, स्टेट द मोड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। कैसे कैसे कर सकते हो आप ओरल कम्युनिकेशन? कैसे करते हो? चार्ट्स के थ्रू कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू कर सकते हो, है ना? यही तो हमने पढ़ा था। नहीं, ओरल कम्युनिकेशन कैसे होता है? टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरकॉम हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो गए, आपकी प्रेजेंटेशंस हो गई, ऐसे आपको मोड्स लर्न करने हैं। एक दो बार वो लिस्ट पढ़ोगे ना, वही वाली लिस्ट की बात हो रही है यहाँ। स्टेट द रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्या क्या रीजंस है ओरल कम्युनिकेशन के पॉपुलर होने के? इसका मतलब मैं आपसे एडवांटेजेस पूछ रही हूँ। इट सेव्स टाइम, रिट्रीव नहीं कर सकते हो डेटा एंड स्टफ लाइक दैट. कम्युनिकेशन कुड बी वर्ड्स और पिक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. क्या पढ़ा था हमने ये? विजुअल कम्युनिकेशन. स्टेट द मीन्स ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन. कैसे कैसे आप कर सकते हो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन? टीवी पढ़ा था, वीडियो पढ़ा था, केबल पढ़ा था, और क्या क्या पढ़े थे? यहाँ पे वही सारे लिखने हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्टेट द मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कौन कौन से मोड्स होते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, नॉडिंग ऑफ हेड, मूवमेंट्स, जेस्चर्स. ये सब हमने पढ़े थे ना, एक सर्कल पढ़ा था, उसी की बात हो रही है. What are the factors which determine the means and modes of communication? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? हमने पढ़ा ना अभी लास्ट में, हमने पढ़े सारे फैक्टर. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसीज क्या होती हैं, और फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ किसे याद है. बेटा मेरा पेपर नहीं होगा ये आपका हो, तो द मोर यू कम्युनिकेट द मोर लॉन्ग टर्म मेमोरी यू विल हैव. What are the factors which determine the means and modes of effective communication? ये फैक्टर्स ढूंढो, अभी लास्ट में पढ़े हमने. अच्छा चलो ऑप्शंस दे देती हूँ. ऑर्गेनाइजेशन साइज, नेचर ऑफ द मैसेज, डिस्टेंस इन्वॉल्व, फैक्टर कॉस्ट, रिसोर्सेज अवेलेबल. कौन सा है? फर्स्ट वाला लग रहा है ना? ऑल ऑफ द अबव. ठीक, कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, रिसोर्सेज अवेलेबल, फैक्ट्स है या नहीं, डिस्टेंस इन्वॉल्व, जापान का है तो क्या मैं अपने पार्टनर को पर्सनली जाके देना पसंद करूंगी? तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स. व्हाट आर द मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? ये हमने नहीं किया आज की क्लास में. सो यस, ये थे कुछ एमसीक्यूज, और जो हमने आज के टॉपिक्स जो भी कवर किए हैं उससे हमने कर लिया आज के एमसीक्यूज. तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी रिवाइज करके रखना, ठीक? और हम अब से कुछ कुछ टर्म्स लाइक 15 to 20 टर्म्स रोज करेंगे, रोज क्लास की स्टार्टिंग में. तो मेक श्योर हमने क्लास की स्टार्टिंग में भी आज कुछ टर्म्स करी थी, वो भी आप लोग रिवाइज करके रखो. दैट इज चैप्टर नंबर 8, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. ओके, थैंक यू सो मच.